नमस्कार, मैं करुणा शंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं द आउटलुक क्लासेस में। आज है 25 अगस्त और आज फर्स्ट शिफ्ट के यूपीपी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो एक बारी हम एनालिसिस कर लेते हैं यूपीपी के 25 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के हिंदी के पेपर की। चलिए 58 नंबर से प्रश्न यहाँ से शुरू है हिंदी का, जो मुझे इस बार फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अभी उपलब्ध हुआ है उसमें 58 नंबर से शुरू है जो सेट हुआ है। तो इसमें थोड़ा कलम मोटी चल रही है, मैं इसको एक बारी सही कर लेता हूँ। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। ये लक्ष्य का आपको अनेकार्थक बताना है, तो लक्ष्य का मतलब नाम ये नहीं होगा, चाल गलत ये भी नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन एकदम सही है। लक्ष्य का मतलब निशाना होता है। 58 नंबर हो गया। 59 नंबर, नगर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। नगर का मतलब ढोल नहीं होता है, चतुर, हाँ नागर, सॉरी नागर कह रहा था, नागर का मतलब चतुर होता है। ग्रामवासी ये भी नहीं होगा। नगर, देखिए नागर का मतलब एक नगर नहीं नगरी हो सकता है। अगर नगरी दे रखा होता तो हो जाता। नागर का मतलब नगरी से हो सकता है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डायर दे, मन का फेर। ये मैंने प्रैक्टिस सेट में अपने करवाया हुआ है, ये डायरेक्टली यही क्वेश्चन। तो इसमें से अलंकार कौन सा है, तो यहाँ पर देख लें, मन का और मन का ये जो अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं इनके दो अर्थ निकलते हैं। कर का मन का मतलब हाथ में जो माला होती है उसके मोती की बात कर रहा है, और मन का मतलब मन की भावनाओं को या मनोवृत्तियों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति दो बार हुई है और दो अलग अलग अर्थों में हो रही है, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। किसी की सहायता करने वाला, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो उसको सहायक बोला जाता है। डी वाले विकल्प में एकदम सही लिखा हुआ है। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है, तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह आपको ध्यान देना है। से या के द्वारा जिस सेंटेंस में आपको मिलेगा वो करण कारक का हो जाएगा। सुरेश मीना के लिए खाना लाया, संप्रदान कारक है, उसको पढ़ना चाहिए, यहाँ पर भी नहीं है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, तो यहाँ पर ये किसी की सहायता से जब कोई काम होता है तो वहाँ पर करण कारक होता है। गीता को पुस्तक दी, यहाँ पर भी ये नहीं होगा, संप्रदान कारक है। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो अंतः प्लस निहित होता है, डी वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो एकदम ये करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है, तो वो क्षेत्र है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। ठीक, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। 64 में सी विकल्प सही हो जाएगा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, रौद्र रस का होता है। मैंने कल भी आपको एक बार बताया, बोला था कि जितने स्थायी भाव हैं उनको आप रट करके जाइए, और मेरी बोली हुई बात यहाँ पर एक नंबर आपको दिला करके जाएगी। हिंदी में मैं का बहुवचन हम होता है, हम सब, ये सब नहीं, हम लोग ये भी नहीं होगा। अपने आप में बहुवचन है, तो ये दोनों, सब और हम लोग ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। विरोध करना का मतलब होता है, विरोध का मतलब सिर उठाना, चढ़ाना नहीं, सिर उठाना, हाँ बी वाला ऑप्शन सही है। झुकाना, कटाना ये भी नहीं होगा। स्रोत और स्रोत ये तो दोनों सेम लिखे हुए हैं, एक जैसे लिखे हुए हैं। स्रोत और स्रोत शब्द का सही विकल्प चुनिए, तो ये गलत लिखा हुआ है। एक यहाँ पर आपको ये होना चाहिए स्रोत, सा के नीचे रा लगेगा, और एक होना चाहिए स्त्रोत, ये सा और फिर त्रा होना चाहिए, और फिर इस तरीके से, तब ये सही होता। ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है पेपर की, यहाँ पर ये चीज़ गलत लिखी हुई है, स्रोत और स्रोत। तो इसका अब हम जब अर्थ निकालेंगे तो उद्गम और स्तुति हो जाएगा। स्रोत का मतलब उद्गम, स्त्रोत का मतलब स्तुति होता है। यहाँ पर मैंने स्रोत को इसलिए ऊपर लिखा क्योंकि विकल्प के अनुसार आपको लिखना था, तो उद्गम और स्तुति सही हो जाएगा। अली मत और अली का अर्थ क्या होगा, तो अली मतलब होता है भौरा और अली मतलब सखी होता है, तो इसमें अली मतलब भौरा और अली मतलब सखी हो जाएगा। तो 69 में ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए, पुस्तक पढ़ी जाती है, ये सेंटेंस मैंने डायरेक्टली आपको कुछ करवाए हैं। अगर आप गाड़ी चलती है जैसे बोलते हैं, या वृक्ष काटे जाते हैं, शायद ये मैंने एग्जाम्पल में कराया था, और वहाँ पर बताया था अगर कर्ता अज्ञात हो, कर्ता अज्ञात हो तो वहाँ पर कर्म कारक होता है। कर्ता जहाँ पर भी अज्ञात हो तो वो क्या होगा, कर्म कारक हो जाएगा, ओ सॉरी कर्म वाच्य होता है, तो कर्म वाच्य हो जाएगा इसमें। जब कर्ता पता ना हो तो वहाँ कर्म होता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो आपको तद्भव वाला ढूंढना है। नंगा ये तद्भव होता है, ओ सॉरी ये तत्सम होता है नंगा का। क्षमा ये भी तत्सम होता है, क्षमा शब्द का तत्सम होता है ये इसका।
नंगा, ये नंगा, नंगा का होता है नग्न। नख नाखून को बोलते हैं, नाखून को, तो ये वाला भी सही है, तत्सम है। तद्भव आपको तत्सम नहीं है जो वो बताना था, ने तो यही नहीं है, इसका तत्सम स्नेह होता है, तो इस तरीके से डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। महंत जी को आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, यहाँ आध्यात्म नहीं होना चाहिए, मूल शब्द जो इसका होता है वो होता है अध्यात्म। क्या होगा? अध्यात्म होगा। और अध्यात्म इस सेंटेंस में कहाँ पर है? महात्मा जी को अध्यात्म का ध्यान है, ध्यान ये गलत लिखा है। फिलहाल मुझे केवल यही देखना है अध्यात्म का, वो तो इनकी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ ज्ञान होना चाहिए मेरे हिसाब से, सॉरी ज्ञान लिखा होना चाहिए, लेकिन ज्ञान लिखा नहीं है। तो फिर भी हमें फिलहाल क्या देखना है? हमें सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म देखना है, क्योंकि रेखांकित भाग की बात कर रहा है। और रेखांकित, चलो यार पेन बढ़ो, रेखांकित शब्द की बात आध्यात्म है, और आध्यात्म का सही शब्द अध्यात्म होगा, छोटा आ रहेगा, बड़ा नहीं रहेगा, तो इस तरीके से ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ठीक, इसको मैं कर देता हूँ, ये केवल अंडरलाइन की वाले पोर्शन की बात कर रहा था, तो यही वाला सही होगा। बाकी अभी देख लेते हैं, अध्यात्म ये गलत लिखा हुआ है, आध्यात्म ये भी गलत लिखा हुआ है, अध्यात्म ये भी गलत लिखा हुआ है, तो यही सही माना जाएगा, अध्यात्म सही लिखा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ है, ये सेंटेंस गलत। निरपराधी और व्यक्ति दोनों साथ में नहीं आएंगे, या तो लिखा होता निरपराध, निरपराध, तो यहाँ पर व्यक्ति लिख सकते आगे। निरपराधी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसके साथ में व्यक्ति का भाव जुड़ा हुआ, निरपराधी मतलब किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तब इसके साथ व्यक्ति जो होगा वो नहीं आएगा, तो ये चीज़ गलत लिखी हुई है, तो ये गलत है सेंटेंस। बादशाह ने ये सही दिख नहीं रहा शायद, मुक्त हस्त, हाँ मुक्त हस्त दान दिया, ये लिखा हुआ है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, सेंटेंस है। उसे पैतृक, पैतृक गलत लिखा हुआ है, ये पैतृक इस तरीके से लिखा जाता है, तो वो इस वजह से गलत है सेंटेंस, सी वाला। और चौथा विकल्प, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, तो ये अधीन लिखने का गलत तरीका है, अधीन होना चाहिए, तो अधीन शब्द सही है। इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 73 में ए विकल्प एकदम, बी विकल्प एकदम सही है। चलिए आगे देखते हैं। गमही का, गमही किस प्रकार का शब्द है? तो गमही शब्द होता है तत्सम। चलिए आगे, कपाल, कपाल को माथा बोलते हैं, ये भी एकदम सही कर रखा है इस बच्चे ने। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहेंगे? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वो विशेषण कहलाते हैं। कमर टूटना का मतलब होता है जीत जाना, ये गलत है, कमर टूट जाना ये भी कि चोट लगना नहीं, तो डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, निराश होना। ऐषणा, ऐषणा का अर्थ अभिलाषा से होता है, ऐषणा मतलब अभिलाषा। विद्वान का स्त्रीलिंग, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होगा। तो आगे है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं, ओह इसके बाद ये विस्मय वाला, विस्मय क्या, हाँ विस्मय चिन्ह लगेगा, तो ये सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प। अगला है 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? 81 नंबर प्रश्न है, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो वो विकल्प हो जाएगा नीलमणि फूकन, बी वाला ऑप्शन सही है इसमें। कृष्णा सोबाती, अमिताभ घोष, अमिताभ घोष नहीं है, देखिए ज्ञान, इसकी एक खास बात यह है, अमिताभ घोष के लिए एक फैक्ट याद करने वाली चीज़ ये है, इम्पॉर्टेंट ये क्यों है, कारण ये है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है, भाषा के साहित्य के क्षेत्र में, और जो संविधान में 22 भाषाएं वर्णित हैं उन्हीं में से दिया जाएगा। संविधान में एक भाषा नहीं है, वो कौन सी है? वो अंग्रेजी है, और इस पुरस्कार को अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए ही दिया गया था, इसीलिए ये अपवाद होने के कारण इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये अंग्रेजी का एकमात्र अवार्ड है जो दिया गया है, ठीक है, अंग्रेजी का एकमात्र ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अमिताभ घोष को दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। चूड़ी अच्छी थी, 82 नंबर प्रश्न, चूड़ी अच्छी थी वाक्य में थी क्रिया कौन सी है? तो वैसे तो थ्री क्या है? सहायक क्रिया, क्या है? सी, थी सहायक क्रिया कहते हैं इसको। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी, इंग्लिश में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मतलब हिंदी में मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, ये थी क्या है? योजक क्रिया है। योजक क्रिया कहते किसको हैं?
जब मुख्य क्रिया ना हो, जब मुख्य क्रिया ना हो वाक्य में, तो जो सहायक क्रिया होती है उसको योजक क्रिया तब कहते हैं। इंग्लिश में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि अगर मेन वर्ब नहीं होती है सेंटेंस में तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। तो योजक क्रिया होती है ये थी सेंटेंस में, मतलब वाक्य में मुख्य क्रिया के अनुपस्थित होने पर सहायक क्रिया जो होती है वो योजक क्रिया कहलाती है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद किस भाषा का है, तो बद एक उपसर्ग है और ये उर्दू फारसी का है। आत्मनिर्भरता इसके निबंध का, हाँ, आत्मनिर्भरता एक निबंध है और इसके रचनाकार आपको बताने हैं। तो 84 नंबर में जो आंसर है वो बालकृष्ण भट्ट है इसके रचनाकार। तो ए वाले ऑप्शन में बालकृष्ण भट्ट है। दिए गए विकल्पों में कौन सा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है, कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। आरंभ, अंत, ये तो अणु और अनु, आरंभ और अंत और आरंभ ये अपोजिट हैं। विलोम लिखा हुआ है ये, और ये क्या है, अनिल और अनल ये समान अर्थ दे रहे हैं। उभय, अभय और उभय, और अणु और अनु भिन्नार्थक नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये विलोम लिखा हुआ है, यही वाला हो जाना चाहिए। विलोम शब्द दे रखा है यहाँ पर, ये अनिल और अनल ये समान है दोनों, यानी कि ये भी अग्नि, अनिल ये आग का, अनल और वायु का होता है, यानी कि ये भिन्नार्थक है, भिन्नार्थक है। और अभय और उभय ये भी भिन्नार्थक है, अणु अणु ये भी भिन्न, अंत और ये विलोम हो जाएगा। तो इस तरीके से बी वाला ऑप्शन इसमें 85 में सही रहेगा। चलिए, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है। जल में समाधि बराबर जल समाधि में विभक्ति चिन्ह आया और विभक्ति चिन्ह तत्पुरुष समास में होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलने दो चीड़ को, ये किसकी रचना है, तो ये नरेश मेहता जी की रचना है। तो ये ए वाले विकल्प में नरेश मेहता है। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से द्विज का मतलब पक्षी होता है, दांत होता है, विदेह ये नहीं होता है, द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बा उपसर्ग किस शब्द में लगा हुआ है ये पूछ रहा है, तो बदौलत इसमें लगा हुआ है, बर इसमें बर्दाश्त, और बाकलम और बदनाम तो इसमें नहीं है, ये बदौलत में लगा हुआ है बा उपसर्ग। 89 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पैराग्राफ है यहाँ पर, एक बारी पैराग्राफ पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। राजभाषा का अर्थ राजा या राज्य की भाषा है, वह भाषा जिसमें शासन या शासक या शासन का काम होता है। राष्ट्र भाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। हाँ, राजभाषा कह रहा है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव रहता है, क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी रहती हैं। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो तो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वह अपने देश की भी हो सकती है, किसी गैर देश से आए शासक की भी हो सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हिंदी राजभाषा के रूप में विराजित है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है। धारा 210 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। धारा 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि देवनागरी होगी। इस भाषा के प्रसार और प्रचार के लिए महात्मा गांधी का योगदान रहा है। धारा 344 में राष्ट्रपति की शासकीय कार्य में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक करने के लिए कहा गया है। चलिए, ये है आपका पैराग्राफ। अब इसमें पढ़ते हैं क्वेश्चन। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर देने की बात की गई है, तो हमारे हिंदी भाषा पर, संवैधानिक भाषा पर, दक्षिण भाषा पर या भारतीय भाषाओं पर। तो इसमें ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये हिंदी भाषा पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इसमें राष्ट्रभाषा पर बात हो रही है, राष्ट्रभाषा पर, और हिंदी को ज़्यादा जोर देने के लिए कहा गया है। ये देखिए डायरेक्टली लिखी हुई है।
किस भारतीय भाषा को विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है? तो इसमें हिंदी ही हो जाएगी, क्योंकि बाकी सब क्या है, क्षेत्रीय भाषाएं, ज़्यादा परिक्षेत्र में नहीं बोली जाती, हिंदी ज़्यादातर क्षेत्र में। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है राष्ट्रभाषा का? सामान्य जन की भाषा, हाँ ये है। सारे देश के संपर्क की भाषा, ये लाइन लिखी भी हुई है। जन से भावनात्मक तथा सांस्कृतिक भाषा है, जनता की भावनात्मक भाषा, सांस्कृतिक, ये भी है। क्षेत्र सीमित होता है, नहीं, क्षेत्र इसका सीमित नहीं होता है, ये व्यापक क्षेत्र की भाषा है। राजभाषा का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। राजभाषा मैं बता दूं किसी राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा को संविधान की में किस वर्ष मान्यता मिली? तो 49 में हो जाएगा, 1949। इस अनुच्छेद में निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। भावनात्मक भाषा, जन भाषा, बोलचाल की भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, यही वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। 95। अच्छा, यहाँ से मैथ सुनिए। तो ये था आज 25 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस हिंदी विषय का। तो तब तक बाकी जितने छात्र जिनके पेपर बचे हुए हैं अभी, वो इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पेपर में टाइपिंग मिस्टेक भी देखी हैं। आज वाले पेपर में भी हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक मुझे मिली, जहाँ स्रोत और स्रोत लिखा हुआ था। कल वाले पेपर में भी टाइपिंग मिस्टेक थी। और तो थोड़ा इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए फिर पेपर दीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक्स मिल रही हैं। तो हालांकि इनसे, इतने बड़े एग्ज़ाम से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि पेपर में टाइपिंग एरर आए, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, होती रहती हैं। चलिए, फ़िलहाल जो आगे आने वाले परीक्षार्थी बचे हुए हैं जिनके एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और कमेंट करिएगा, कोई समस्या आती है किसी को तो ज़रूर बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।